नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ गिरी। हम लोग इससे पहले वाली क्लास में महालवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा और जमींदारी प्रथा के बारे में पढ़ लिए थे। आज हमें पढ़ने हैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद। ब्रिटिश साम्राज्यवाद होता क्या है? पहली बात तो किस तरह भारत में ये लोग कंट्रोल करते हैं, आते हैं। जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद में हमें तीन चीजें पढ़ना है। वाणिज्यवाद, वाणिज्यवाद जो कि 1757 से 1813 के बीच में वाणिज्यवाद चला। वाणिज्यवाद का तात्पर्य यह है कि धीरे धीरे आए, यहाँ पे सत्ता स्थापना करने लगे, उन्होंने नियम कानून बनाने लगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट भारत को पूरी तरह से रेगुलेट करने लगे, चलाने लगे और यहाँ से व्यापार कर जब व्यापार करते थे तो यहाँ पे कुछ खरीदते थे तो धन देते थे। लेकिन धीरे धीरे ये समस्या बढ़ने लगी। वाणिज्यवाद में ये सब चीजें चला। धन मतलब किसी वस्तु को खरीदने का तात्पर्य खरीदने से वो धन देते थे, इसे वाणिज्यवाद के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद मुक्त व्यापार, दूसरा टॉपिक था मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार आज हमें पढ़ना है, जो 1813 से 1857 के बीच में चला। मुक्त व्यापार का तात्पर्य है कि भारत में बिना धन दिए मान लीजिए यहाँ से कोई सामान खरीदे, वहां पे लेकर गए और उसे मैन्युफैक्चर करके अलग चीजों में बदलाए। जैसे यहाँ से कपास निकाले, कपास ले जाके वहां औद्योगिक क्रांति में अपना उद्योग क्रांति हो गया था, उद्योग में अपना उसको मैन्युफैक्चर करके कपड़ा बनाए, कपड़ा बनाकर फिर वही आके भारत में बेचे। तो भारत से एक तरफा व्यापार होने लगा था, वो इसे बोलते हैं मुक्त व्यापार, जो 1813 से 1857 तक चला। फिर उसके बाद वित्तीय साम्राज्यवाद आया 1857 की क्रांति के बाद। जब भारत में बहुत सारी क्रांतियां हुई, क्रांति होने के बाद जब महारानी एलिजाबेथ का यहाँ पे पूरी तरह से शासन चालू हो गया, उसे वित्तीय साम्राज्यवाद के रूप में जानते हैं। तो हमें आज तीन चीज पढ़ना है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद, पहली तो बात ब्रिटिश साम्राज्यवाद। ब्रिटिश साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद होता क्या है? पहली बात तो ये है, तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को के प्रति आक्रामक रूप से व्यवहार करे उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। जैसे ब्रिटेन हमारे देश में क्या किया, पूरे भारत को क्या किया, धीरे धीरे एक तरफा लूटने लगा, तो ये क्या किया, साम्राज्यवाद। आक्रामक तरीके से व्यापार को क्या करते थे, कब्जा करते थे, उससे लूटते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में हमने पढ़ा था, महालवाड़ी व्यवस्था में पढ़ा था, जमींदारी प्रथा में पढ़ा था। तो एक तरफा क्या करते थे, लूटने लगे थे। यहाँ पे द्वैध शासन स्थापित हो गया था इलाहाबाद की संधि में। फिर उसके बाद बक्सर और प्लासी के युद्ध में तीनों क्षेत्रों को जीत लिया था, मतलब पूरी तरीके से नियंत्रित कर लिया था। बंगाल हो गया, बक्सर हो गया, फिर उसके बाद अवध हो गया, ये वाले बिहार वाला क्षेत्र पूरी तरह से वो लोग कंट्रोल कर लिए थे। तो साम्राज्यवाद का तात्पर्य क्या है? पहली बात तो साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद का मतलब है अगर कोई देश किसी देश पर आक्रामक रूप से आक्रामक रूप से कब्जा कर लेता है, कब्जा कर लेता है, उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद कहते हैं। तो कोई देश किसी देश पे आक्रामक रूप से एकदम पूरी तरह से कब्जा कर लेता है, उसे साम्राज्यवाद, यह साम्राज्यवाद आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, साम्राज्यवाद से कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का तात्पर्य है आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए अपने जो क्षेत्र है उसको पूरी तरह से कब्जा, अपने मान लीजिए मेरा अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए मैंने किसी क्षेत्र को पूरी तरह से एकदम कब्जे में कर लिया, उसे आर्थिक क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद के तात्पर्य देते हैं। जैसे भारत में उपनिवेशिक शासन था तो ब्रिटिश के पूरी तरह से भारत में कंट्रोल किया था, ब्रिटेन ने भारत को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। तो उपनिवेशवाद मतलब यहाँ से कुछ व्यापार करके लेके जाते थे, वहां तक खरीदते थे। यहाँ भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से पूरा हस्तक्षेप कर लिए थे, भारत को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिए थे, उसे उपनिवेशवाद का दर्जा दिया जाता है। पहले बात उपनिवेश निवेशवाद।
आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए कोई देश कोई देश किसी देश को कब्जा कर लेता है, उसे उपनिवेशवाद कहते बात कहते हैं। ठीक है। आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए जब किसी देश को नियंत्रित कर लेता है, कब्जा कर लेता है, उसे उपनिवेशवाद का दर्जा दिया जाता है। फिर उसके बाद एक है नौ उपनिवेशवाद। नौ उपनिवेश, ये सब पुराने समय का थ्योरी था। अब क्या है, नौ उपनिवेशवाद। नौ उपनिवेशवाद में क्या होता है, कोई भी देश है, किसी देश को क्या करता है, पूरी तरह से एकदम पैसा देने के बाद पूरी तरह से उस क्षेत्र को क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। मान लीजिए मैंने किसी को उधार दे दिया 10 रुपए और वो समय पर लौटा नहीं पाया, तो मैं बोलूंगा कि अपने इस क्षेत्र को मुझे दे दो। मतलब मैं यहाँ से मिनरल्स निकालूंगा, हर चीजें महत्वपूर्ण तत्व निकाल के फिर उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। वर्तमान में जो चीन का क्या कर रहा है, जैसे अफ्रीका का कुछ क्षेत्र उन्होंने कब्जे में कर लिया है, फिर बहुत सारे क्षेत्रों को कंट्रोल कर लिया है, तो वो यही नीति अपना, पहले कर्जे कर्जे दे दिया, कर्जे अगर सामने वाला चुका नहीं पाया तो क्या करेगा, धीरे धीरे उस क्षेत्र को कब्जा करने लगता है। ठीक है। तो नव उपनिवेशवाद वर्तमान में चल रहा है। बिना राजनीतिक स्थापित किए आर्थिक शोषण करना, बिना राजनैतिक हस्तक्षेप किए आर्थिक शोषण करना, आर्थिक उपनिवेशवाद, नौ उपनिवेशवाद का दर्जा इस प्रकार नौ उपनिवेशवाद कहा जाता है। बिना कोई आर्थिक हस्तक्षेप किए उसमें आर्थिक रूप से पूरी तरह से कब्जा कर लेता है, उसे नौ उपनिवेशवाद का दर्जा दिया जाता है। तो आगे हम देख लेते हैं, ये टॉपिक तो पढ़ लिए, आगे हमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखना है। साम्राज्यवाद देख लिए, उपनिवेशवाद देख लिया, और नौ उपनिवेशवाद जो वर्तमान समय में किया जा रहा है, मतलब जो विकसित देश है, विकासशील देशों के द्वारा विकसित देश जो विकासशील देशों पे कर रहे हैं, वर्तमान में नौ उपनिवेशवाद कर रहे हैं। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे देश को कब्जा कर रहे हैं। फिर वाणिज्यवाद हमें पढ़ना है पहला, वाणिज्यवाद 1757 1813। ये मैं 1757 क्यों लिखा हूँ, कोई बताएगा? 1757 इसलिए लिखा हूं क्योंकि जब भारत में बक्सर और प्लासी का युद्ध 1757 में हो गया था, होने के बाद बंगाल, बिहार और अवध क्षेत्र को पूरी तरीके से किसके कंट्रोल में आ गया था, ब्रिटेन वालों के, अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया था। इसलिए 1757 से 1813 तक पूरी तरह से भारत को कब्जा कर लिया। वाणिज्यवाद, यहाँ से मान लीजिए व्यापार करते थे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ धन दिया करते थे, लेकिन समय के अनुसार यह धन धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। तो इसलिए 1757 से 1813 तक वाणिज्यवाद चला। फिर दूसरा जो समय चला, जिसके बाद मुक्त व्यापार बोलते हैं, मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार कब था? 1813 से 1700 1813 से 1857 तक। जब क्या हुआ था, 1857 की क्रांति जिसे नाम लेते हैं। तो यहाँ पे मुक्त व्यापार का मतलब क्या होता था कि भारत से कोई चीजें निकाले और लेके गए, मैन्युफैक्चर करके भारत में ही उस सामान को बेच रहे हैं, तो एक तरफा व्यापार हो जाता था, इससे भारत का कोई मुनाफा नहीं हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जब ये लोग आए थे तो हम पूरे विश्व में 33% का व्यापार पूरे भारत से किया जा रहा था। जब ये लोग हमारे देश को छोड़ के गए तो हमने सिर्फ विश्व में हमारी भागीदारी 1% का रह गया। इतना पूरी तरह से लोगों ने हमें शोषित किया, शोषण किया हमारे देश को। ठीक है। तो बड़े विचित्र प्राणी थे, इनको प्राणी भी कहना सही होगा। तो फिर उसके बाद द्वितीय साम्राज्यवाद,
वित्तीय साम्राज्यवाद। वित्तीय साम्राज्यवाद कब चला? 1857 से 1947 तक। इस टाइम वित्तीय साम्राज्यवाद चला। इस टाइम वित्तीय साम्राज्यवाद का तात्पर्य कहने का यह है कि जब 1857 की क्रांति हो गई थी तो दिल्ली में किसका शासन आ गया था? पूरी तरह से जो कंपनी का शासन कंट्रोल करने के लिए महारानी एलिजाबेथ आ गई थी। महारानी एलिजाबेथ अनेक नीतियां लगाती हैं और भारत को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से शोषण करने लगती है। अधिक से अधिक धन कमाना, हिंदू मुस्लिम को मारना, दुनिया भर की चीजें चालू कर दिया था वित्तीय साम्राज्यवाद में। ठीक है, तो फिर हम एक एक करके इस सब चीजों को देख लेते हैं। पहले तो हम वाणिज्यवाद देखेंगे। पहले तो हम वाणिज्यवाद देख लेते हैं। वाणिज्यवाद में क्या हुआ था? वाणिज्यवाद में संरक्षणवादी नीति अपनाई थी। संरक्षणवादी नीति। संरक्षणवादी नीति का मतलब ये होता है कि जो सबसे ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा करेगा उसी का सबसे ज्यादा भारत में, उसी का उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आर्थिक शोषण कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे युद्ध भी होता है। किसके किसके बीच? कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है? पूरी तरह से फ्रांस को हरा देता है, संघर्षवादी नीति अपनाता है। फ्रांस को हराने के बाद यह पूरी तरह से भारत को कब्जे करने के स्वरूप में लग जाता है। भारत को कब्जे करने, इनका मानना था कि जो सबसे ज्यादा क्षेत्र को कब्जा करेगा वह सबसे ज्यादा क्षेत्र से धन निकाल पाएगा, आर्थिक शोषण सबसे ज्यादा कर पाएगा। फिर यह ऐसा क्यों करते थे? तो अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए वित्तीय साम्राज्यवाद, वाणिज्यवाद या संरक्षणवादी, क्या संरक्षणवादी नीति अपनाने लगे। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने पूरी तरह से भारत को कंट्रोल करने लगे। ठीक है, फिर आगे हम आ जाते हैं। इसमें इनका इसलिए कि ये पूरी क्षेत्र को कब्जा कर पाए और भारत से पूरे तरह से व्यापार कर पाए। इनका संघर्ष भी होता है क्योंकि इनका मानना ही था कि जो सबसे ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा करेगा वह सबसे ज्यादा से ज्यादा धन कमा पाएगा। संघर्ष भी होता है किससे? फ्रांस से। फ्रांस और ब्रिटेन में क्या होता है? संघर्ष होता है। अंततः फ्रांस की हार होती है और ब्रिटेन का जीत जाता है। कौन? कर्नाटक का तृतीय युद्ध में। तृतीय युद्ध में पता चल जाता है भारत में किसका शासन चलेगा और भारत से कौन व्यक्ति जाएगा। इस प्रकार भारतीयों से अधिक से इनका मानना था कि जितने वाले क्षेत्र पे मतलब कब्जा करने के बाद भारतीयों से अधिक लाभ कमाना, भारतीयों से अधिक लाभ कमाना, भारतीयों से अधिक लाभ कमाना। ठीक है, तो इनका संरक्षणवादी धीरे धीरे भारतीयों से ज्यादा ये लोग लाभ कमाने लगे और यह सब नीति अपना करके। ठीक है, फिर हम इनका उद्देश्य क्या था, ये सब चीजें किया इन्होंने, इनका उद्देश्य क्या था तो उद्देश्य भी देख लेते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद में वाणिज्यवाद का उद्देश्य हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, वाणिज्यवाद का उद्देश्य क्या था? व्यापार पर एकाधिकार करना। व्यापार पर क्या करना? एकाधिकार करके ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को कब्जा करके और अधिक से अधिक धन कमाना, अधिक से अधिक धन कमाना, एक तरफा व्यापार करना, आर्थिक हितों को पूरा करना, आर्थिक हितों को पूरा करना और राजनीतिक एकाधिकार स्थापित करना, राजनीतिक एकाधिकार स्थापित करना, ठीक है। फिर उसके बाद भारतीयों को लूटा, इस
यह सब चीजों के द्वारा इसका परिणाम क्या हुआ भारत में, परिणाम क्या मिला, तो भारतीयों को लूटा गया, लूटा गया, ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करना, भारतीयों को पूरी तरह से लूट लिया। फिर उसके बाद इंग्लैंड में इससे औद्योगिक क्रांति चालू हो गई, औद्योगिक क्रांति चालू हो गई, औद्योगिक क्रांति की वजह से भारत को लूटा गया। क्यों पता है? क्योंकि सबसे ज्यादा अब 1813 वाला जो आगे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि मुक्त व्यापार कैसे होता है। तो यहाँ पे औद्योगिक क्रांति वहां पे चालू हो गई। अब उद्योग के लिए कच्चा माल चाहिए, किसी भी उद्योग के लिए कच्चा माल चाहिए। जैसे आपको पता है कच्चा माल के लिए हम लोग क्या करेंगे, कहीं वो लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से कच्चा माल तो निकालेंगे ना। जमीन को, नील की खेती, काली मिर्च, ये सब चीजें क्या है, कच्चा माल। फिर दोहन करने लगे, पूरी तरह से भारतीयों को दोहन करके लेके जाते थे उद्योग में, वहां पे डाल देते थे। उद्योग में से कुछ जो मैन्युफैक्चर होता था वह ला करके कहाँ बेचते थे, भारत में। तो औद्योगिक क्रांति का चालू होने का परिणाम है भारत में बहुत ज्यादा शोषण होने लगा। ठीक है, और अंग्रेजी ज्यादा से ज्यादा पूंजी का संचय कर पाए, पूंजी का संचय कर पाए, ज्यादा से ज्यादा पूंजी को लेने लगे। ठीक है, ये सब हमारे देश में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के में वाणिज्यवाद का देन है कि 1857 से 1813 तक इन्होंने क्या क्या चीजें किया है। ठीक है, फिर आगे जो हम पढ़ेंगे उसे पढ़ेंगे मुक्त व्यापार, जो भारत में 1813 से 1857 तक चला। जब तक महारानी का यहाँ तक शासन नहीं आया तब तक यह पूरी तरह से कंपनी का शासन है। लेकिन अब जब 1813 में यहाँ पे महारानी का थोड़ा थोड़ा हस्तक्षेप, वहां के संसद का थोड़ा थोड़ा भारत में हस्तक्षेप होने लगेगा। फिर आगे हम देख लेते हैं कि क्या होता है। पहले तो इसको एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं, जिससे हमें मोटा मोटा आइडिया चला जाएगा कि हम फिर अभी क्या पढ़े हैं, फिर आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। संरक्षणवादी नीति अपनाई, ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्रों को कब्जा किया। फिर उसके बाद आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को कब्जा करके अपने क्षेत्र में, उस क्षेत्र में संघर्ष किया। किससे संघर्ष हुआ? फ्रांसीसी और ब्रिटेन वालों से। अंततः फ्रांसीसी हार हुई कर्नाटक के तृतीय युद्ध में और ब्रिटेन की जीत हो गई और भारत से इसे एकाधिकार में लाभ हुआ। भारतीयों को जो ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक एकाधिकार स्थापित करने के बाद वह ज्यादा से ज्यादा धन का संग्रह कर पाया। इसका उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक धन कमाना, एक तरफा व्यापार करना और फिर उसके बाद अपने आर्थिक हितों को पूरा करना, राजनीतिक एकाधिकार स्थापित करना। इसका परिणाम क्या हुआ? भारतीयों को पूरी तरह से लूट लिया गया। फिर औद्योगिक क्रांति से वहां पे चालू हो गई और फिर एक से लेके जाते थे सामान, वहां से मैन्युफैक्चर करके लेके आते थे। तो पूंजी ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी पूंजी में होने लगा। आगे वाले हम पढ़ते हैं। आगे वाले में हमें पढ़ना है मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार कैसे हुआ? ठीक है, भारत में क्यों ये लोग मुक्त व्यापार करने के लिए प्रेरित हुए? हमें क्या पढ़ना है? मुक्त व्यापार। यह मुक्त व्यापार 1813 से मुक्त व्यापार 1813 से 1857 तक यह पूरी तरह से मुक्त व्यापार चलने लगा। मुक्त व्यापार कहाँ था? यहाँ से धन लेके जा, कोई कच्चा माल कपास वगैरह लेके जाते थे, वहां से खेती करके वहां से यहाँ पर बेचते थे। इसे कहते हैं मुक्त व्यापार। ठीक है, एक तरफा व्यापार होने लगा था। ऐसा क्यों हुआ? मुक्त व्यापार क्यों हुआ? देखो, कंपनी में दो तरीके के लोग काम करते थे। जो कंपनी में काम करते थे वो अपना भी काम करते थे और कंपनी का भी काम करते थे। अपना काम करने का तात्पर्य है कि पहले तो कंपनी का दिन भर काम करते थे, शाम को जाते थे कि शाम को आऊंगा, ये चीजें खरीद के लेके भेजूंगा। और ये जो कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति थे ना, इनका आर्थिक हित तो बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा अमीर बन करके यूरोप में उभरे। और लेकिन कंपनी की माली हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। जब कंपनी की माली हालत धीरे धीरे खराब होने लगी तो वह संसद, वहां की जो ब्रिटेन की संसद थी, इंग्लैंड की संसद थी, वहां पे मतलब पैसा मांगा गया, उधार मांगा गया कि मुझे उधार दे दो। तो वहां के जो संसद के व्यक्ति थे कि यह कंपनी वहां पे इतना ज्यादा है, यहाँ के लोग जो कंपनी में काम कर रहे हैं और धीरे धीरे अमीर होते जा रहे हैं, कंपनी क्यों इतना समस्या में आ रही है?
तो फिर जब संसद ने कुछ रूल रेगुलेशन चालू करके उन्होंने कंपनी को धन दिया, तो फिर उसके बाद एक तरफा भारत से व्यापार धीरे धीरे चालू हो गया, क्योंकि वहां पे औद्योगिक क्रांति का धीरे धीरे विकास हो गया, कोयले की खोज हुई और औद्योगिक क्रांति का आज हमें उस चीजों का समस्या आज झेलना पड़ रहा है। धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो वो टॉपिक अलग है, ये टॉपिक अलग है, वो टॉपिक इकोनॉमिक्स इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे। पहले ये टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार क्या होता है पहले तो ये बताएं। मुक्त व्यापार का मतलब है भारतीय ज्यादा से ज्यादा यहाँ से व्यापार करके इंग्लैंड में लेके जाएंगे और अपना व्यापार करेंगे, ठीक है। मुक्त व्यापार का तात्पर्य यह है, ठीक है। भारत मुक्त व्यापार कच्चा माल, कच्चा माल यहाँ से कच्चा माल यहाँ से खरीदेंगे, खरीदेंगे और फिर उसके बाद वहां पे उद्योगों में इसका मैन्युफैक्चर करेंगे, उद्योगों में बनाएंगे, जैसे कपड़ा, कपड़ा यहां से क्या खरीदे, कपास, और फिर उसके बाद बेचेंगे कहाँ, बेचेंगे कहाँ, भारत में। उसे क्या कहेंगे, मुक्त व्यापार। भारत में ही बेचेंगे तो उसे मुक्त, मान लीजिए खरीदा 10 रुपए का, फिर ले गया वहां पे मैन्युफैक्चर किया, फिर आके यहाँ पे 100 रुपए में बेच रहा है, तो एक तरफा व्यापार हो गया ना, तो धीरे धीरे एक तरफा व्यापार होने लगा, ठीक है। इस पर इस सब चीजों से भारत पे प्रभाव क्या पड़ा, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक्स हो जाता है। भारत पे प्रभाव क्या पड़ता है, भारत पर प्रभाव क्या पड़ा, भारत पे प्रभाव क्या हुआ। पहली बात तो क्या हुआ, कृषि परंपरागत जो खेती थी वो नष्ट हो गई, कृषि परंपरागत खेती नष्ट हो गई। कृषि परंपरागत खेती जो थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई, क्योंकि ये लोग ज्यादा से ज्यादा व्यापार करके वहां पे लेके जाते थे। जो यहाँ पे नील की खेती उत्पादन की जाती थी, नील आप लोगों ने सुना होगा, नील जो है, नील का उत्पादन किया जाता था, वो क्षेत्र पूरी तरह से बंजर हो जाता था। जब बंजर हो जाता था तो परंपरागत कृषि कहाँ करेंगे, कृषि करने के लिए आपको जमीन चाहिए, जब बंजर जमीन में आपको नहीं कुछ उग पाता था, इसलिए नील विद्रोह भी हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, तो गांधी जी के द्वारा किया गया था नील विद्रोह। वो आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो इस प्रकार परंपरागत खेती जो है नष्ट हो गई। फिर उसके बाद भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था चालू हो गया। भू राजस्व व्यवस्था में हम 3 व्यवस्थाएं पढ़े, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और जमींदारी प्रथा। हम तीनों व्यवस्थाएं आगे पढ़ चुके हैं। इसमें महालवाड़ी, महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था। हम ये तीनों व्यवस्थाएं इससे पिछले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद भारत में अकाल बढ़ा, इस सब चीजों से अकाल धीरे धीरे भारत में बढ़ने लगा, अकाल बढ़ने बढ़ने लगा और लोग क्या करने लगे, लोगों की मृत्यु होने लगी। अकाल, जब खाना नहीं मिलेगा समस्याएं हो जाएंगी, मृत्यु हो जाएंगी धीरे धीरे, तो ये सब चीजें चलने लगा, ठीक है। तो इस सब चीजों की वजह से भारत में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्या वो भैया, समस्याओं का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो सामाजिक प्रभाव पड़े, भारत में बहुत सारा सामाजिक प्रभाव इनके द्वारा दिया गया। पहली बात, सामाजिक प्रभाव क्या दिया, सामाजिक प्रभाव
इनके द्वारा पहली बात तो राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगे, राजनीतिक हस्तक्षेप, सामाजिक हस्तक्षेप करने लगे, सामाजिक हस्तक्षेप, राजनीतिक, सामाजिक और पूरी तरह से सामाजिक हो गया, राजनीतिक और आर्थिक हस्तक्षेप, आर्थिक हस्तक्षेप, आर्थिक हस्तक्षेप से पूरी तरह से भारत में इन्होंने कंट्रोल करने लगी। फिर 1813 में ईसाई प्रचार बढ़ने लगा, 1813 में ईसाई प्रचार बढ़ने लगा, क्योंकि 1813 में जो वहां का कंपनी बोल रही थी कि जो इसको मन करे वो आके भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता, तो यह धीरे धीरे ईसाई धर्म का प्रचार बढ़ने लगा। फिर राजस्व व्यवस्था का कुशल प्रशासनिक न्याय व्यवस्था लागू किया, राजस्व व्यवस्था में कुशल प्रशासनिक न्याय व्यवस्था बढ़ने लगा। इससे भारतीयों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करने लगा। कुशल प्रशासनिक, जैसे बहुत सारे वहां के कुशल प्रशासक है, जैसे कर्नवालिस आता है, कर्नवालिस भारत में ऐसे बहुत सारी नीति लगाता है, बेंटिक आता है, तो ये सब चीज आने लगे और भारत को पूरी तरह से कंट्रोल करने लगे। फिर उसके बाद भारतीय समाज की संस्कृति का अध्ययन किया इन्होंने, क्योंकि भारत में पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए भारतीय के चीजों का अध्ययन तो करना पड़ेगा। भारत की संस्कृति का अध्ययन करने लगे, भारत के संस्कृति का अध्ययन करने लगे। जब तक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक कैसे समझेंगे कि भारत में क्या चीजें है, किस कौन क्या चीजें मानता है, हिंदू मुस्लिम बहुत सारी चीजें यहाँ पे है, तो कौन से धर्म को क्या चाहिए। अब इन्होंने अध्ययन किया, इन्होंने अध्ययन में पाया कि इनके जो पुरानी चीजें थी वो काफी अच्छी थी और इसके वजह से ये सब चीजें होने लगा। तो इनको तो अध्ययन करना पड़ेगा ना, बिना किसी चीज को अध्ययन किए आप कैसे उस क्षेत्र में आप कब्जा कर सकते हो। तीसरा कि उन्होंने 1780 में कलकत्ता में मदरसा खोला, 1780 में कलकत्ता में मदरसा खोला, मदरसा खोला। फिर उसके बाद बनारस में संस्कृति विश्वविद्यालय का गठन किया गया, 1791 में बनारस में संस्कृति विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया। फिर उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया 1784 में, थियोसॉफिकल, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने लगे। फिर अंग्रेजों द्वारा प्राचीन सभ्यता का अध्ययन करके उसके द्वारा अपने आप को बदलाव करने लगे। प्राचीन सभ्यता का अध्ययन करने के बाद, सभ्यता का अध्ययन करने के बाद अपने आप को उसमें बदलाव करने लगे और अपने आप को उसमें देखने लगे कि हमें आपस में क्या करना है, ठीक है, आपस में हमें क्या करके उस चीजों को आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार भारत में इन्होंने इतने बहुत सारे काम किए। भारत में इसका प्रभाव हुआ, कृषि परंपरागत खेती को नष्ट होगा, भू राजस्व व्यवस्था चालू हुआ जिसमें महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, जमींदारी प्रथा चालू हुई। फिर उसके बाद अकाल बढ़ने लगा, लोगों का मृत्यु होने लगा। फिर उसके बाद सामाजिक जो प्रभाव पड़े, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से पूरी तरह से भारतीयों में हस्तक्षेप करने लगे। 1823 में उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार खोल दिया कि आओ भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करो। कुशल प्रशासनिक सेवा दिया कि कुशल प्रशासनिक का गठन किया और भारत में अधिक से अधिक सेवा देने के लिए बोला। फिर उसके बाद 1780 में कलकत्ता में मदरसा खोला, 1751 में बनारस में संस्कृति विद्यालय खोला, 1784 में थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो प्राचीन सभ्यता इन्होंने पढ़ा और इन्होंने जाना कि भारत के लोग कैसे थे, प्राचीन में कैसे इन्होंने आगे बढ़े, ये सब चीजें भारत में धीरे धीरे चलने लगी, ठीक है। तो फिर हम आगे वाला जो टॉपिक्स पढ़ेंगे देख लेते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है, आगे हमें पढ़ना है प्रशासनिक प्रभाव। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, प्रशासनिक प्रभाव। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे आगे वाला टॉपिक। आगे वाले टॉपिक में 1813 से चार्टर एक्ट जो है मुक्त व्यापार के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, क्योंकि आज वो पूरी अच्छी बस मोटा मोटा समझे हैं, ठीक है।
प्रशासनिक प्रभाव, प्रशासनिक प्रभाव। प्रशासनिक प्रभाव का पहला, कंपनी व्यापार के साथ राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगा। कंपनी तो व्यापार करने आई थी, कंपनी व्यापार व्यापार करने आई थी, क्या करने लगी, राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगी। बंगाल का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, और फिर उसके बाद कर्नाटक का प्रथम द्वितीय युद्ध क्यों चला, क्योंकि वो राजनीतिक हस्तक्षेप करना चाहती थी। क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रेगुलेट करे भारत को पूरी तरीके से, अपने ज्यादा से ज्यादा उन्होंने पैसे को निकाले यहाँ से, आर्थिक शोषण करे, इस प्रकार इसीलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। फिर कंपनी का अनियमित करना, कंपनी जो समय था उसको अनियमित तरीके से करने लगा। फिर उसका उद्देश्य था प्रशासनिक राय, उनका उद्देश्य था कि भारत को पूरी तरह से कंट्रोल कर सामाजिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से पूरी तरह से हस्तक्षेप करके ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। ठीक है, तो भारत में ये सब चीजें हुआ। प्रशासनिक प्रभाव, कंपनी का काम करने आई थी, राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगी। फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ला दी, फिर भारत को पूरी तरह से कंट्रोल कर दी, प्रशासनिक, राजनीतिक हस्तक्षेप, ये सब कब किया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उसे लाभ कमाना है। आगे जब हम पढ़ेंगे कि 1813 का चार्टर एक्ट कैसे भारत में आता है, क्या क्या भारत में काम होता है, तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और आपको क्या भी और इसमें जानना है आप उसको बताइएगा। मैं लगभग विस्तार से पढ़ा रहा हूँ कि पूरी तरह से पूरा टॉपिक आपको समझ में आए। तो आपको धन्यवाद, और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा।